हमारे बड़े हमें सीख देते हैं कि बेटा जब तक आप अपने हक के लिए खुद नहीं लड़ोगे कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। आपको अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना आना चाहिए। और ये बात सिर्फ हमारे पेरेंट्स नहीं, हमारा देश का कानून भी कहता है। एक बहुत पॉपुलर लीगल स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। लेकिन आपका राइट वायलेट होने पर आपको रेमेडी तो तब मिलेगी ना जब आपको अपने हक पता होंगे, जब आपको ये अवेयरनेस होगी कि डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे देश का कानून हमें कौन कौन से कानूनी हक देता है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैनल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं नो योर राइट सीरीज, जिसमें हम जानेंगे कि अलग अलग सिनेरियोज में इंडियन लॉ आपको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है। हे एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड यू आर वेलकम टू लॉस्पेक्टिस। ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके पास कौन कौन से लीगल राइट्स अवेलेबल होंगे और किस लॉ के अंडर। लेट्स बिगिन विद द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। नंबर 1, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगर पुलिस किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर रही है तो पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को यह बताना होगा कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ही हैज फुल राइट टू नो द रीजंस बिहाइंड हिज अरेस्ट। कौन सा ऑफेंस किया है या डाउट के बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हैं, जो भी है क्लियरली बताना होगा। और ये राइट मेंशन्ड है सीआरपीसी के सेक्शन 50 क्लॉज 1 में और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में भी। और अगर पुलिस वारंट के साथ अरेस्ट करने आई हो तो उन्हें सबसे पहले उस वारंट को उस पर्सन को दिखाना होगा और उस वारंट में अरेस्ट के जो रीजंस मेंशन्ड हैं वो उसे क्लियरली उसकी भाषा में समझाने होंगे। और ये मेंशन्ड है सीआरपीसी के सेक्शन 75 में। नंबर 2, राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। जिस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वो एक बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस को अरेस्ट के वक्त उसे ये भी बताना होगा कि उसके पास बेल के लिए अप्लाई करने का राइट है और वो बेल के लिए श्योरिटीज अरेंज कर सकता है। दिस राइट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 50 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। नंबर 3, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। सीआरपीसी का सेक्शन 50A कहता है कि जैसे ही अरेस्टेड पर्सन को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, इमीडिएटली उस ऑफिसर को उस पर्सन के अरेस्ट के बारे में उसके किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव या जिसे भी उस अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया हो उसे अपनी अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स कि क्यों अरेस्ट किया, किस पुलिस स्टेशन में रखा है वगैरह। नंबर 4, अरेस्टिंग टाइम ऑफ विमेन एंड द मैनर ऑफ अरेस्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 46 क्लॉज 4 में ये क्लियरली डिक्टेट किया गया है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक लेडी को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, सीरियस मैटर है जहां इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उस औरत को अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो उस लेडी ऑफिसर को एक रिटन रिपोर्ट बना के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अरेस्ट की रिटन परमिशन लेनी होगी। ओनली आफ्टर दैट वो उस लेडी को अरेस्ट कर सकते हैं और एक लेडी को एक वुमेन ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। एक और बात पुलिस ऑफिसर्स को ये याद रखनी होती है किसी वुमेन को अरेस्ट करते वक्त, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसा शो करते हैं कि वो लेडी अरेस्ट होने पर रेजिस्ट नहीं करेगी तो उसे अरेस्ट करने पर किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर वो रेजिस्ट करती है तो सिर्फ एक फीमेल ऑफिसर ही उसे कंट्रोल करने के लिए उसे टच कर सकती है। एक मेल ऑफिसर वुमेन अरेस्टी को हाथ नहीं लगा सकता है। नंबर 5, सिचुएशन आफ्टर डेथ ड्यूरिंग अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट करते वक्त पुलिस ऑफिसर की वजह से उस अरेस्टेड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। हियर सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी कम्स टू द रेस्क्यू। इसमें ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि पुलिस ऑफिसर्स को ये बात तो ध्यान में रखनी ही है कि अरेस्ट करते वक्त उस व्यक्ति की मौत ना हो, लेकिन अगर उस अरेस्टेड पर्सन के ऊपर ऐसे ऑफेंस करने का चार्ज लगा हो जिसका पनिशमेंट ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है तो उस केस में एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, अदरवाइज उस पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। नंबर 6, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कहता है कि अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के 24 घंटों के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा बिना किसी अननेसेसरी डिले के, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द प्लेस ऑफ मैजिस्ट्रेट। पुलिस किसी को भी बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटों से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। और अगर ऐसा होता है कि किसी स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने गई है और वहाँ से आने में 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा
तो पुलिस को उसी स्टेट में नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा उस अरेस्टेड पर्सन को जहां अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी। सीआरपीसी के सेक्शन 56, 57 और 76 में भी यही कहा गया है कि अगर पुलिस अरेस्टी को 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती और उनके पास उस डिले का अगर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ तो वो अरेस्ट अनलॉफुल माना जाएगा। नंबर 7, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और सीआरपीसी का सेक्शन 41D अक्यूज्ड को ये राइट देता है कि अरेस्ट के बाद वो अपने चॉइस के एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है और इंटेरोगेशन के दौरान अपने वकील से मिल सकता है, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम में ये रूल है कि हर किसी को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ कोर्स एक लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत तो पड़ेगी ही। नंबर 8, राइट टू फ्री लीगल एड। अगर कोई अक्यूज्ड ऐसा है जो एक वकील अरेंज या अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्टेट उसे एक वकील अलॉट करेगा जो उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। इस राइट का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 39A में, विच कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसे अरेंजमेंट्स करे ताकि सभी को जस्टिस इक्वली एक्सेसिबल हो, जैसे फ्री लीगल एड और जस्टिस फेवरिंग लॉज। नंबर 9, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सीआरपीसी का सेक्शन 54 क्लॉज 1 अक्यूज्ड को ये राइट देता है कि अरेस्ट के तुरंत बाद उसका मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि हो सकता है कि फुल बॉडी चेकअप करवाने से उस पर जो इल्जाम लगा है वो डिस्प्रूव हो या कोई ऐसा एविडेंस मिल सकता है जिससे ये साबित हो कि वो ऑफेंस उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, और एल्स ही हैज कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर बाय पुलिस और एनीवन एल्स, तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है। और अगर अक्यूज्ड एक फीमेल है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी और उस मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन या उसके नॉमिनेट किए हुए किसी इंडिविजुअल को देनी होती है। नंबर 10, राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूरिंग कस्टडी। सीआरपीसी के सेक्शन 55A में ये साफ इंस्ट्रक्ट किया गया है कि अरेस्टेड पर्सन जिसकी भी कस्टडी में है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का रीजनेबल वे में ध्यान रखे। नंबर 11, राइट टू रिमेन साइलेंट, जिसे हम राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी कहते हैं। अक्यूज्ड के पास ये राइट होता है कि वो इंटेरोगेशन के दौरान साइलेंट रहे या कुछ क्वेश्चंस पर रिस्पॉन्ड ना करे और अक्यूज्ड की कही हुई किसी भी बात को कोर्ट में उसके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। इसका रिफ्लेक्शन हमें एविडेंस एक्ट में भी देखने को मिलता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में भी यही कहा गया है कि किसी भी अक्यूज्ड को अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और इसी रूल को ध्यान में रखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट को आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन बताया था। नंबर 12, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एंड अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी कि जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो और लगे कि अक्यूज्ड कस्टडी से भाग सकता है तभी उसे हथकड़ी पहनाई जाए, अदरवाइज नहीं। अरेस्टी को अननेसेसरीली रिस्ट्रेन करना, पब्लिक में हैंडकफ्स पहनाना आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन है। नंबर 13, राइट्स रिगार्डिंग सर्च। अब इसका क्या मतलब है कि भले ही आप अरेस्ट हो गए हों, लेकिन अगर पुलिस को आपके घर या चीज़ों की तलाशी लेनी होगी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, तो उसके लिए पुलिस को पहले मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट इशू करवाना होगा, उसके बाद ही वो सर्च कर सकते हैं। ये रूल अरेस्टेड पर्सन के राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और अनलॉफुल सर्च भी प्रिवेंट करता है। इन राइट्स के अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं वो अरेस्टेड पर्सन पे भी अप्लाई होते हैं। अरेस्ट से लेकर ट्रायल तक अरेस्टी को एक अक्यूज्ड की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, एक कल्प्रिट की तरह नहीं, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अरेस्टेड पर्सन्स के लिए इतने सारे राइट्स अवेलेबल होने के बावजूद पुलिस टॉर्चर, इलीगल एनकाउंटर्स और कस्टोडियल डेथ्स के मामले सामने आते रहे हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में अरेस्ट रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू की, जिन्हें अरेस्ट के दौरान फॉलो करना मैंडेटरी है।
डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट का लिंक है जिसमें मैंने राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड जितने भी मेजर सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं उनको मेंशन किया है। डाउनलोड करना मत भूलिएगा। That's it for this video. Let me know in the comments if you found it helpful. मिलते हैं नो योर राइट सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ नए राइट्स के बारे में जानेंगे, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर इस चैनल का कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।